Today we study the next topic which is vegetative reproduction. स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया था एक थर्ड टाइप का और रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा, दैट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. स्पेसिफिक क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि मोस्टली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंडक्ट होगा वो होगा प्लांट्स में. प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में दो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल पार्ट एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट गाइनोशियम. तो जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अलावा जो अदर पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं, फिर आपके वो लीव्स हों, स्टेम हो और बर्ड्स जो प्रेजेंट हो उसमें वो हो, रूट हो, इनके थ्रू अगर कोई रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंडक्ट हो रही है तो वो किस में इंक्लूड की जाएगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. मतलब स्पेशल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्लांट्स और लोअर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11. तो क्लास 11th का जो हमारा किंगडम प्लांटी चैप्टर है उसमें दिया गया हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में. बहुत सारे हमने टाइप्स वहाँ पे देखे हैं. व्हाट डू यू थिंक, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन? वाई डू यू से so? Is the term clone applicable to the offspring formed by vegetative reproduction? तो अब यहाँ से क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एक टाइप ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ पर भी सिंगल पेरेंट का यूज़ हो रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एक सिंगल पेरेंट का यूज़ होता है. अब वो आगे पूछ रहा है, इज़ द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तो ये भी बिल्कुल सही है, हम क्लोन टर्म एप्लीकेबल कर सकते हैं वहाँ पे. अब ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट है और उसी पेरेंट में डिफरेंट टाइप की वर्क परफॉर्म होकर एक न्यू प्रोजेनी का फॉर्म होता है. जब वो न्यू प्रोजेनी फॉर्म होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म यूज़ हुआ है, एक ही पेरेंट यूज़ हुआ है, तो जो रिजल्टेंट प्रोजेनी होगी वहाँ पे गैमेट्स के मिक्सिंग नहीं होगा, गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होगा, तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की मिक्सिंग होकर कोई न्यू कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मेशन नहीं होगा. वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म asexual इज यूज्ड एनाम्बिस्टली. तो जो अदर एनिमल्स और अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म रहेंगे वहाँ पे हम वेजिटेटिव टर्म यूज़ नहीं करेंगे. वहाँ क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड. फिर ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली किन में यूज़ होगा, प्लांट्स में. In plants, the units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are also capable of giving rise to new offspring. तो यहाँ पर क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए जो अदर पार्ट्स होते हैं जस्ट लाइक रनर होते हैं, कुछ में राइजोम्स होते हैं, कुछ में सकर्स होते हैं, कुछ में ट्यूबर होते हैं, ऑफसेट होते हैं, बल्ब होते हैं, ये सब भी क्या कर सकते हैं, एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. और ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. ठीक है, obviously since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual. अब क्या है, क्योंकि इसमें क्या यूज़ नहीं हो रहे हैं, टू डिफरेंट पेरेंट्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एसेक्सुअल. अब जब भी हमने सारे नाम देखे, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबल, ऑफसेट, बुलबिल, ये हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. ये डायग्राम में आप देखिए प्रॉपर, ये पूरे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं. नंबर 1 ये देखो, पोटैटो. हम देखते हैं अपने आसपास में डेली लाइफ में, जब पोटैटो में कई बार क्या होता है, पोटैटो में एक आउटग्रोथ बट जैसी निकलती है. इसमें दिया हुआ है, देखो आई दिया है, या जर्मिनेटिंग आई बड. तो क्या होता है, ये जो बड निकली है, इस बड को ही हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं. इसको जब यहाँ से रिमूव करके आप वैसे ही आप सॉइल में लगा दोगे तो वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है. ये किसके लिए हो गया, पोटैटो के लिए. ठीक है, फिर सेकेंड वन इज़, ये क्या है हमारा, जिंजर है.
ठीक है। जिंजर में क्या होता है, जिंजर में जो नोट्स होंगी, नोट्स होगा, बर्ड्स होगा, इसकी जो बर्ड्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, राइजोम। इनका जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट के बेसिस पर इनका नाम दिया गया है रनर, सकर्स, ऑफसेट्स, राइजोम्स, ट्यूबर, बल्ब। ये जिस तरीके से इनका ग्रोथ होता है उस बेसिस पे इसके नाम दिए गए हैं। तो इसका ग्रोथ कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है जिंजर का। तो जिसका ग्रोथ हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, इनको बोलते हैं हम राइजोम्स। ठीक है। फिर देखो ये इसमें क्या है, बुलबिल से, ये जो छोटे छोटे से इसमें नीचे की तरफ में ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के आउटग्रोथ निकले हुए हैं, दीज आर कॉल्ड बुलबिल्स। फिर क्या है, देखो ब्रायोफिलम, ये इसमें क्या होता है, इनमें कौन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसमें रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है लीफ। ब्रायोफिलम में कोई प्लांट नहीं होता, उसमें कोई आपको अलग से स्टेम और बहुत ज़मीन के अंदर रूट्स नहीं दिखेंगी, एक लीफ रहेगी जिसको हिंदी में पत्थर चट्टा बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने पत्थर चट्टा। तो इसको आप कहीं पर भी लगा दो, चाहे आप उसको सॉइल में लगाओ, किसी स्टोन पे लगा दो, दीवार पे लगा दो, वो हर जगह पर उग जाती है। इसमें जो इसमें डेवलपमेंट होता है वो किन के थ्रू होता है, वो होता है लीफ बर्ड्स के थ्रू। तो ये जो लीव्स होती हैं, लीव्स के जितने भी मार्जिन्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ से एक आउटग्रोथ में एक छोटी सी लीफ निकलती है, वो लीफ ग्रो करती और फिर अपने आप को उस मेन लीफ में से कट के अलग हो जाती है वो, और अपनी लाइफ को सर्वाइव करती है। मतलब एक लीफ के अंदर ही लाइफ से रिलेटेड सारी सर्वाइवलशिप होती है, तो वो अपने आप में एक प्लांट में काउंट होता है। और फिर इसके बाद क्या है, जो वाटर हाइकिनिथ होता है, वाटर हाइकिनिथ एक मतलब एक्वेटिक हैबिटेट का प्लांट है। इसमें ऑफसेट्स, जो ऑफसेट्स होते हैं, मतलब एक तरीके का जैसे अपन प्लांट की ब्रांचेस देखते हैं उस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। इनकी जो नोड्स होती हैं उन नोड्स में से क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं किसके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। You must have heard about the scourge of water bodies or about terror of Bengal. This is nothing but the aquatic plant water hyacinth. इसको अंडरलाइन करके रख लेंगे आप अपनी बुक में, वाटर हाइकिनिथ। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, वन वर्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच प्लांट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, दैट इज वाटर हाइकिनिथ। ये एक्चुअल में है क्या, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जो एक प्लांट जाना जाता है उसका नाम है वाटर हाइकिनिथ। एक्चुअल में ये जो प्लांट है वो है एक बहुत वीड है, मतलब एक इन्वेंसिव वीड है। वीड मतलब क्या होता है, जिनको डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा किसी स्पेसिफिक चीज़ की नीड नहीं होती, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा उनको न्यूट्रिएंट मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। हम जनरली अपने खेतों में देखते हैं, हमने जो मेन क्रॉप लगे उसके बहुत ज़्यादा कचरा उगता है, जिसको हमको डेवलपमेंट के लिए हमको कुछ अलग से देना नहीं पड़ता है, वो वैसे ही डेवलप होती है और हमारे मेन प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देती हैं, वो रिटार्ड कर देती हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, वीड्स। तो ये जो वाटर हाइकिनिथ है या टेरर ऑफ बंगाल है, वो एक्चुअल में एक वीड है, ठीक है, जो कहाँ डेवलप होती, स्टैंडिंग वाटर में। अब प्रॉब्लम क्या था कि इसको यहाँ पर लाया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इनकी लीफ का जो शेप होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, मतलब टोटल ऑर्नामेंटल पर्पस से होता है। तो इसे बाहर से एक्सपोर्ट किया गया था, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। बट क्योंकि ये वीड है तो धीरे धीरे करके इसने अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया कि वहाँ पर जो उसने उतना कवर कर लिया उसको कि जो ऑक्सीजन थे वाटर की वो धीरे धीरे करके डिक्रीज़ होने लगी। तो जो अदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, उन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को क्या हुआ, उनको अपना जो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो जिस वजह से उन एक्वेटिक एनिमल्स की क्या होने लगी, वहाँ पे डेथ होने लगी। देखो क्या दिया है, दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइकिनिथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। तो ये जो है वाटर हाइकिनिथ, ये कुछ नहीं, एक स्पेसिफिक टाइप का इन्वेसिव वीड है जो कहाँ पे ग्रो करता है, जहाँ स्टैंडिंग वाटर रहेगा। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। इनने पूरा क्या कर लिया, अपने डेवलपमेंट के लिए पूरे वाटर के ऑक्सीजन को अपने में ड्रेन आउट कर दिया, ठीक है, अपने में यूज़ कर लिया ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट सारी फिशेस की क्या होने लगी, डेथ होने लगी। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 and 14।
अब इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल, जो इकोलॉजी वाली यूनिट है हमारी लास्ट यूनिट, उसका चैप्टर नंबर 13 और 14 में इकोसिस्टम वाली यूनिट में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही अभी आपको बताया बीच में कि सिर्फ यहाँ पे उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्यों इम्पोर्ट किया गया था इसको वहाँ से, इसके फ्लावर्स की ब्यूटीफुलनेस की वजह से और इसके लीफ की शेप की वजह से, सिर्फ ऑर्नामेंटल पर्पस से. Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. अब क्या हुआ, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव प्रोडक्शन की प्रोसेस प्रेजेंट थी और वीट था, तो ईजिली इसने क्या करा, अपने आप को मल्टीपल करके अपने नंबर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया और पूरी की पूरी वाटर बॉडी में फैल गया बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. अभी इतना ज़्यादा फैल गया कि इसको वहाँ से रिमूव करना क्या हो गया, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया. आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया आर कल्टिवेटेड. इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, जैसे पोटैटो का प्लांट है, शुगर केन है, बनाना है, जिंजर है, डहेलिया, इनको किस तरीके से कल्टिवेट किया जाता है. हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर. मतलब जनरली घर में अगर हम छोटा मोटा बगीचा लगाते हैं तो उसमें हम देखते हैं अपने गार्डन में पोटैटो ट्यूबर्स लगा दिए, ठीक है, जिंजर लगा दिए, तो उससे न्यू प्लांट आ जाता है. When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in plant listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stems of these plants. अब अगर हम इसको प्रॉपरली अच्छे से अगर एग्जामिन करें, डिटरमाइन करें, तो हम क्या देखेंगे, एक्चुअल में जो न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन से पार्ट से हो रहा है, नोड्स वाले पार्ट से. जो उसका मॉडिफाइड स्टेम है उस स्टेम के नोड वाले पार्ट से. लास्ट टाइम मैंने आपको नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में डिफरेंस भी बता दिया था. शुगर केन का जब अपन एग्जांपल लेते हैं तो जो शुगर केन में जो आउटग्रोथ रहती है, जो कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में गांठ बोलते हैं, वो क्या कहलाएगा, नोड. और जो दो नोड्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, इंटरनोड. तो ये जो नोड्स होती है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, स्टेम का. हम किसी भी स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम और रूट के बीच में डिफरेंस इन नोड्स और इंटरनोड्स की प्रेजेंस की बेसिस पर ही करते हैं. तो एक्चुअल में जो न्यू प्लांटलेट फॉर्म होती है वो कहाँ से होती है, इन नोड्स वाले पोर्शन से फॉर्म होती है. व्हेन द न्यू प्लांट्स when the nodes come to contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. अब जैसे ये nodes ऐसी जगह, ऐसी किसी चीज़ के कांटेक्ट में आती है कि इन्हें मॉइस्चर मिले, डैम्प सॉइल हो या फिर डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, तो जो इनका नोड वाला पोर्शन होता है वहाँ से क्या निकलने लगती हैं, एक तरफ से रूट्स निकलने लगती हैं और एक तरफ से न्यू प्लांट का उसमें क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है. Similarly, adventitious buds arise from the notches present in margins of leaves of bryophyllum. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. अब सेम एज जो ब्रायोफिलम की तो पूरी एक सिर्फ लीफ ही होती है, तो इसमें न्यू लीफ कैसे बनेगी, जो मार्जिन होगी लीफ की वहाँ से क्या होगी, एडवेंटिशियस बर्ड निकलेगी. और वो एडवेंटिशियस बर्ड क्या होगी, ग्रो करेगी जब वो इतनी एबल हो जाएगी कि वो इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकती है, तो वो मेन लीफ से हट जाएगी और अपनी इंडिविजुअल सर्वाइवलशिप करेगी. बट क्या है कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, इसको बहुत ज़्यादा जो गार्डनर्स हैं और फार्मर्स हैं अपने इकोनॉमिकल, कमर्शियल पर्पस से, इकोनॉमिकल पर्पस से क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. That is so important. ठीक है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है. क्या जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉमन मेथड किन में रहेगी, ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एकदम कैसा है, सिंपल टाइप का, जस्ट लाइक एल्गी एंड फंगी, या फिर वो सब जो एकदम सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं. कब,
शिफ्ट टू सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि वहाँ पर क्या हो गया, एडवर्स मतलब उनको रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही, तो फिर वो अपने आप को शिफ्ट करते हैं किसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के लिए। फाइंड आउट हाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन enables these organisms to survive during unfavorable condition। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे को नेक्स्ट टॉपिक में आएगा कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म को एबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। वाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में रहेंगे। Asexual or vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plants। अब जो हायर प्लांट्स रहेंगे वो asexual रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करेंगे तो मोस्टली एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड मिलेगा हमको, रिप्रोडक्शन का हमको उनमें मिलेगा सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।